जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की सीरीज हम उसको बना रहे हैं और जिसमें हमारा पहला लेक्चर आ चुका है और आज हमारा पार्ट 2 है, जो चैप्टर 1 का है और जो इक्वालिटी की बात करता है इन इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरा निवेदन है सभी से, पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को आप देखिए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। और अप्रोच मेरी वही रहेगी कि इसको मैं एक जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे भारत का जो संविधान है, जो लक्ष्मीकांत के द्वारा बताया जाता है, डीडी बासु के द्वारा बताया जाता है या पी कश्यप के द्वारा बताया जाता है, तो उसको मैं एक आसान शब्दों में अपने अनुभव के साथ आपको पढ़ाऊँ, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे जो कंटिन्यू हो रही है सीरीज़ वो हो रही है कि यहाँ पर आप देखिए कि जो सरकार की काफ़ी पहल होती है कि सरकार क्या करे, योजना के द्वारा अपने जो भी, चाहे वो अधिनियम है, चाहे वो योजना है, उसके द्वारा वो क्या करे, जो समाज में जो इक्वालिटी है, जो समानता है उसको बढ़ाए बढ़ाए। क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भारत का जो समाज ऐसा है जहाँ पर काफ़ी अलग-अलग आपको डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं, भिन्नताएँ दिखती हैं और समस्या ये भी है कि जो हमारा धार्मिक ज्ञान है, अगर मैं एक सनातन धर्म के एक धार्मिक ग्रंथ को लेते हुए अगर मैं एक प्रणाली यानी कि एक सिस्टम की बात करूँ जो है आपका वर्ण सिस्टम, आप सभी जानते हैं, वर्ण सिस्टम भी कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदार होता है भारत में डाइवर्सिटी लाने के लिए, राइट। क्योंकि वी हैव 4 टाइप ऑफ वर्ण सिस्टम, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि काफ़ी भिन्नताएँ हमारे समाज में दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए एक हमारा, अगर मैं संविधान के जो हमारा प्रेम्बल है, ठीक है, प्रेम्बल जिसे हम हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, उसमें अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से लेकर ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, जैसे न्याय देना, जस्टिस लाना, लिबर्टी, इक्वालिटी। और इक्वालिटी में आप देखेंगे यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यानी कि लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट। कि लोगों को, जो भी लोग हैं उनको ऐसी-ऐसी जो भी सरकार पद लाएगी, ठीक है, जिसमें उनको मौका दिया जाए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। कोई सरकार अगर कोई नौकरी लाती है या कोई योजनाएँ हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी देता है आपको, जो योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो 2005 में अधिनियम यानी कि एक्ट के रूप में आया, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं एमजीएन रेगा, मनरेगा कहते हैं इसे। जो कब आया है? ये आया है 2005 में और इसका महात्मा गांधी नाम कब पड़ा है? 2009 में। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये एक एक्ट के रूप में आया है जिसमें आप देखते ही हैं कि चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस वजह से क्या होता है, सभी लोग मिलके काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी योजना से मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है मनरेगा। उसके द्वारा क्या होता है कि जब लोग एक साथ काम करने लगते हैं, तो एक-दूसरे से बात करने लगते हैं और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि जो इसका जो परिणाम है, जो लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट है, वो क्या आता है कि लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना आने लगती है, राइट? अब दूसरा पॉइंट हमें क्या दिखता है, व्हाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। जैसे कि हमने देखा है, जैसे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मिड डे मील के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी है। प्रीवियस मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इसका एक ऐतिहासिक रूप भी बता रखा है। तो अभी इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि देखिएगा जो मिड डे मील है, उसकी वजह से क्या है कि जो बच्चे हैं, जो गरीबी के कारण भूखे रहते थे और जिस कारण वो स्कूल नहीं आते थे, अब स्कूल में आने लगे हैं और जब वो स्कूल में आते हैं, तो खाना तो उन्हें मिलता ही है, पर खाने के साथ उनको जो एजुकेशन है, जो जो शिक्षा है, वो मिल रही है, ठीक है? और हम सभी जानते हैं जो सिविलाइज़ सोसाइटी होती है उसका जो आधार होता है वो एजुकेशन ही होता है, राइट? तो ये बात हमने देखनी है। और हम यहाँ पर से ये चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे 86th अमेंडमेंट हुआ, जो 2002 में हुआ, जिसके द्वारा आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा का अधिकार। और यहाँ पर हम जानते हैं 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, राइट? ये एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इवन टुडे, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन व्हिच दलित चिल्ड्रंस आर डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब आज भी हमें दिखता है और आए दिन देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको कहीं न कहीं दिखता है कि जो दलित बच्चे को मार दिया गया था या दलित बच्चा बाहर बैठाया गया था, जो हायर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उसको नहीं बैठाया गया। तो आज भी हमें ये जो हरकतें हैं वो दिखती हैं। तो कहने का ये मतलब है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारी ये वर्ण सिस्टम है, यानी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ ये जो मैं ब्राह्मण, इस तरह से मैं ब्राह्मण, तू दलित, इस तरह की जो बातें हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के एटीट्यूड में शामिल है।
अब जो भी चीज़ एटीट्यूड में शामिल होती है, उसको आप एकदम से एक दिन में उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ग्रेजुअली, धीरे-धीरे ही ये चेंज होगा। अगर ये धीरे-धीरे चेंज होगा तो इससे हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। एक ऐसा स्ट्रगल है, कैसा स्ट्रगल है जिसमें समानता लाई जाएगी। तो ये ऐसा स्ट्रगल है जो कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि ये एक एटीट्यूड में आ जाता है, ठीक है? और एटीट्यूड में ईज़िली चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसी में क्या है कि अब देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है कि दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन। दीज चिल्ड्रन से यहाँ मतलब है जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। देखिए इट्स ऑल अबाउट दी स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, गौरव। अगर आपका जीवन जो है और वो गौरवपूर्ण स्वाभिमान नहीं है आपके जीवन में, तो अगर आप बी आर अम्बेडकर की लाइन अगर सुनेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि जो जीवन होता है वो अगर कोई बहादुर व्यक्ति है, उसका जीवन अगर वो बिना डिग्निटी के है तो वो कोई जीवन नहीं होता है, राइट? तो यानी कि हमारा जीवन जो है वो डिग्निटी वाला होना ही चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, जब आपको दिखता होगा कोई, जब आप शाम को बाहर टहलते हैं तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को घुमा रहा है, तो आपने कभी देखा है कि जो चेन होती है वो किसके गले में होती है, कुत्ते के गले में होती है या वो आदमी के गले में होती है? ऑब्वियसली वो आदमी के गले में नहीं होती है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो है या ह्यूमन जो एक स्पीसीज है उसकी एक डिग्निटी होती है। आप कभी नहीं देखेंगे किसी आदमी को कि दूसरे आदमी ने चेन से बांध के उससे ले जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मैं जेल की बात करूँ, क्योंकि जेल में तो आदमी ने अपराध किया है, इसीलिए वो अपराध के कारण उसके क्राइम के कारण उसको जेल में डाला गया है, जहाँ पर उसकी डिग्निटी खत्म की जाती है, राइट? पर अगर आदमी ने कोई भी गलत काम नहीं किया तो उसकी डिग्निटी तो हमेशा रहनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जो हमारे दलित बच्चे हैं, उनके साथ उनकी जो डिग्निटी है उसके साथ काफ़ी हैम्परिंग होती है, राइट? दिस इज़ बिकॉज़ पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम इक्वल। मैंने बताया ना, क्योंकि जो लोग हैं, जो हायर कास्ट के लोग हैं, वो आज भी इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि ये जो एक दलित वर्ग का बच्चा है, वो हमारे साथ कैसे बैठेगा? क्योंकि मैंने बताया ना, वो एटीट्यूड में शामिल हो चुका है, और जब कोई चीज़ एटीट्यूड में शामिल हो जाती है, वो ईज़िली नहीं जाती है, ठीक है? और यहीं पर आप देखेंगे कि आज भी हमें दिखता है हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 दिया गया है। ये किसको प्रोहिबिट करता है, किसको रोकता है ये? ये रोकता है छुआ-छूत को, जिसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर ये हमारे संविधान में आज भी अस्तित्व में है, तो यानी कि समाज में ये चल रहा है, राइट? तभी तो ये रोक रहा है। तो यहाँ से याद रखिएगा आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अनटचेबिलिटी के बारे में, और ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। आगे देखते हैं, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। ये मैंने बता दिया कि जो एटीट्यूड होता है वो धीरे-धीरे चेंज होता है, वो एक दिन चेंज नहीं हो सकता, एकदम चेंज नहीं हो सकता। और इसीलिए आगे हम देखते हैं, इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट लॉ, यानी कि लोगों को ये भी पता है कि भैया अगर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो कहीं न कहीं हम किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वी आर एक्टिंग अगेंस्ट द लॉ। जैसे कि एक लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल 17 है आपका, और वैसे ही आपका एससी-एसटी एक्ट 1989 होता है। तो लोगों को ये पता भी होता है कि अगर वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो वो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फिर भी आदमी करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके एटीट्यूड में ही है वो। देखिए, ये एक मूवी है आर्टिकल 16, आप देखिएगा। माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपके जो संविधान में ये बताता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 आधार तो आपको दिखेंगे, 5 बेसिस, रिलीजन फर्स्ट, रेस सेकंड, कास्ट थर्ड, सेक्स फोर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ फिफ्थ। तो किसी भी तरह का किसी भी आदमी के साथ जो हमारी स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और समाज में समानता लाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर एक मूवी है आर्टिकल 15। तो मुझे लगता है अगर कोई माँ बाप मेरा ये लेक्चर सुनते हैं तो कोशिश करिएगा अपने बच्चे को ये मूवी जरूर दिखाइएगा, उसको आपके बच्चे को समझ में आएगा रियलिटी, राइट? और जो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी कोशिश करिएगा कि आर्टिकल 15 मूवी जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर। अब ये देखिए, जो ये समानता तभी आएगी जब हर कोई आदमी ये मानेगा कि कोई भी छोटा नहीं है, हर आदमी बराबर है। हर आदमी के अगर हाथ काटेंगे तो उसका खून ही निकलेगा, राइट? तो पर ऐसा तो एक यूटोपियन सोसाइटी में ही हो सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है ये एक काल्पनिक सोसाइटी होती है, काल्पनिक समाज होता है जिसमें हर आदमी खुश है, हर आदमी बराबर है। तो ये तो एक आदर्श है, परंतु कोशिश तो की जाएगी कि हम आदर्श की तरफ जाएं, यानी कि एक यूटोपियन सोसाइटी की तरफ जाए, जिससे कि समाज में जो असमानता है वो खत्म की जाए। आगे देखते हैं, एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जहां पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, जहां पर डेमोक्रेटिक, अब इसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। एक सेकेंड, देखिए। देखिए इसमें क्या है, आपको क्या समझना है इसमें? देखिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक सेकेंड,
एक सेकंड गाइस। देखिए, एक है आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है? और एक तरफ हम ले लेते हैं, ये है आपकी टेक एन एग्जांपल डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि डिक्टेटरशिप में तो क्या होता है, एक तानाशाह होता है, एक राजा होता है जिसके पास पूरी पावर होती है। अब वो क्या करेगा, जब उसके पास पूरी पावर होगी और उसको यहाँ से हटने का भी डर नहीं है, इस सीट से वो हटेगा भी नहीं, तो होगा क्या कि ये जो भी लॉ बनाएगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बिल्कुल उस आदमी को अगर वो लॉ नहीं फॉलो कर रहा है कोई आदमी, तो उसको मार सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है, राजा के पास इतनी पावर होती है कि वो जो राजा जो 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 व्यक्ति है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली वो मार सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, समाज में डर पैदा होता है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समानता लाना कहीं न कहीं, अगर मैं कंपेयर करूँ डेमोक्रेसी से, वो आसान रहेगा। यहाँ पर यानी कि समानता लाना, इक्वालिटी लाना ईज़ी होगा कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेसी में ये होता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे बहुत सारे देश हमारे डेमोक्रेटिक होते हैं, परंतु मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया अगर एक सेक्युलर कंट्री है, आप सभी जानते होंगे इंडिया एक पंथ निरपेक्ष देश है। सेक्युलर मतलब, जैसे अगर आप आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत है वो धर्मों में नहीं जाता है। मतलब जो भी व्यक्ति है, अगर वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ माफ़ कीजिएगा, ईसाई है, सिख है, कोई भी धर्म का है, तो वो कोई भी धर्म अपना सकता है। और अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है, तो अपना सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब इस वजह से क्या होता है कि जब देश सेक्युलर होते हैं, पहली समस्या तो ये है कि देश जब सेक्युलर होता है, तो कहीं न कहीं इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने धर्म का प्रचार अनैतिक रूप से करने लगते हैं, अनएथिकल वे में करने लगते हैं, फ़ोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करने लगते हैं। पहली समस्या तो इसमें ये आती है। दूसरी समस्या ये है, देखिए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जिसके पास पावर है रूल करने की, जैसे प्रेज़ेंट करंटली हमारे कौन है, बीजेपी है, ठीक है? बीजेपी हम पे रूल करती है। अब इमेजिन करिए, बीजेपी को ये खतरा रहता है कि वो 5 साल बाद सीट से हट जाएगी, क्योंकि अगर जो जनता है उसको उसने खुश नहीं किया। और आप जानते हैं, अगर भारत की मैं बात करूँ, भारत में जो मेजॉरिटी में जो एक रिलीजन हमें दिखता है, वो हिंदू रिलीजन दिखता है। तो इसमें लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पावर में होता है, जब गवर्नमेंट पावर में होती है, तो कोशिश करती है कि जो मेजॉरिटी है उनको ज़्यादा खुश रखा जाए, चाहे उसकी कॉस्टिंग जो है वो माइनॉरिटी को दुःख देकर हो, राइट? यानी कि हिंदूज़ को खुश करना है, क्योंकि भैया मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी में अदर देन हिंदू कोई भी रिलीजन आप ले सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को अगर दुःख देना पड़े, पर हिंदूज़ को अगर प्लेज़र देना है, तो उस समय क्या है, बीजेपी, हो सकता है बीजेपी या कोई भी पार्टी उस वर्ग को, उस क्लास को जो मेजॉरिटी में है, उसको प्राथमिकता देगी। और हो सकता है कि मेजॉरिटी के धर्म से जुड़े हुए जो जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें शामिल होते हुए हमें दिखेगा। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा, जो अयोध्या में आपने देखा था, इतना बड़ा शुभारंभ हुआ, तो उसमें हमें दिखता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें कहीं न कहीं शुभारंभ करते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री होने के नाते आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो दिख रहा था कि एक हिंदू धर्म से ज़्यादा जुड़ाव आपको दिख रहा था, राइट? अब ये जो मैंने आपको बोला वाक्य, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई जातिवाद नहीं करना चाह रहा, बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक लोकतंत्र की काफ़ी कुछ समस्याएँ होती हैं, राइट? तो इस तरह से हमें दिखता है, जब लोकतंत्र की ये समस्याएँ होती हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हिंदू वर्ग को अगर खुश किया जा रहा है, जो भारत में मेजॉरिटी में है, तो जो अन्य वर्ग है, जो माइनॉरिटी में है, वो दुखी होगा, वो अपने आप को छोटा समझेगा। तो यानी कि जब सिस्टम डेमोक्रेटिक होता है, तो वहाँ पर समानता, इक्वालिटी लाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट? क्योंकि जो पावर है, वो 5 साल बाद हट सकती है, अगर उसने जनता को नाराज़ किया। तो जो पावर में होता है, वो कहीं न कहीं जनता के विश्वास को खोना नहीं चाहता है, राइट? तो इसलिए वो पूरी तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है। हालाँकि लोकतंत्र के अपने फ़ायदे भी होते हैं, परंतु अभी समझाने के लिए अगर मैं आधार इक्वालिटी को लूँ, बेसिस इक्वालिटी को लूँ, उस आधार में मैंने आपको कुछ समस्याएँ लोकतंत्र की दिखाई है, राइट? तो यहीं पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वहाँ पर जो ये स्ट्रगल होता है, ये कंटीन्यूअस होता है, ये होता रहेगा, राइट? ओके। तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन, अब यहाँ पर देखिए एक एनसीईआरटी में पिक्चर दिखा रही है, देखिए ये मिड डे मील है, ये सरकारी विद्यालय है, इसमें सभी बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसमें जो भोजन माता होती हैं, जो खाना बनाती हैं, वो एक ज़्यादातर दलित वर्ग की ही ली जाती हैं, जिससे कि जो एक धारणा है कि छोटे जो 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 दलित वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसके हाथ का खाना नहीं खाना, ये धारणा को तोड़ा जाता है। और देखिए इतने बच्चों में आप समझ ही सकते हैं, हर बच्चे अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्म के होंगे, जब वो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो कहीं न कहीं एक समानता की तरफ
कहीं न कहीं हमारा समाज बढ़ता है। आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ द मिड डे मील? ये मिड डे मील के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे फर्स्ट वाले वीडियो को देख लेना है। वहाँ पर मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे रखा है कि किस तरह से इसकी शुरुआत आप देखिएगा कि तमिलनाडु से हुई है, इस तरह से मतलब मद्रास से हुई है, ये मैंने सारा आपको बता रखा है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम? अब इसमें बेनिफिट आपको देखना है, तो बेनिफिट क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि इक्वालिटी होती है, ठीक है? एजुकेशन बढ़ रही है, और जो बच्चों की जो माताएँ हैं, जो काम में ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि उनके बच्चे भूखे ना रह जाया करके, अब वो जो माताएँ हैं, वो अपने काम में भी ध्यान दे रही हैं, तो इस तरह से आप इसमें इसके बेनिफिट भी लिख सकते हैं। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं प्रोग्राम जो है, जो मिड डे मील वाला प्रोग्राम है, इसके द्वारा अगर हम फैक्चुअली देखें, तो हमें दिखता है कि जो एनरोलमेंट है स्कूल में जो एडमिशन है, वो बढ़े हैं। जो एनरोलमेंट है, वो बढ़े हैं। तो ये हम कह सकते हैं, राइट? आगे देखते हैं, फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया, व्हाट डज़ दिस स्कीम डू? होम इज़ दिस स्कीम सेट अप टू बेनिफिट? अब आपने क्या करना है, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपने देखना आस-पास आपकी कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी, जैसे एलपीजी से रिलेटेड स्कीम होती है कि एलपीजी सस्ती होती है या महिलाओं को फ्री में दी जाती है। या अगर मैं मनरेगा बोलूँ, अगर आप ग्रामीण यानी कि गाँव में, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि मनरेगा स्कीम होती है। तो सभी स्टूडेंट ने ये करना है कि आपने जो अपने आस-पास जो भी स्कीम आपको चल रही है, आपने उस स्कीम के बारे में रिसर्च करनी है और देखना है वो स्कीम जो है वो इक्वालिटी के लिए क्या फ़ायदा कर रही है, राइट? आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। अब अदर डेमोक्रेसीज़ में यानी कि भारत को छोड़ के देखते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ भी दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर बिल्कुल हम जो एनसीईआरटी ने उदाहरण लिया है, जो एग्ज़ाम्पल लिया है, वो यूएसए का लिया है। आप देख ही पा रहे होंगे, ये फ्लैग, और ये देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये स्टैच्यू का नाम क्या है, ठीक है? तो यूएसए का हम लेते हैं, तो यूएसए भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी देखूँ, ठीक है? क्लास 6 की एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी को समझा रखा है। डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ा एक डोमेन है, उसमें अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना ज़रूरी होता है, और इलेक्शन भी फेयर होने चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उसमें जो भी इलेक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया जो महिलाएँ हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों द्वारा चुनी हुई होती है। तो इस तरह से हमें दिखता है कि डेमोक्रेसी में काफ़ी फीचर्स होते हैं, काफ़ी विशेषताएँ होती हैं, और इलेक्शंस भी जो हैं, ये डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है इलेक्शन, इसीलिए इलेक्शंस के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। भारत में जो इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी होती है लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के लिए, वो ज़िम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग कहते हैं, जो आपके आर्टिकल 3 टू 4 में रखा हुआ है। याद रखिएगा, आर्टिकल 3 टू 4 किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए वैसे ही हमें दिखता है कि अगर मैं यूएसए की बात करूँ, तो वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जो हैं इलेक्ट होके अपनी सीट पर बैठते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यूएसए में हमारी डेमोक्रेसी है, राइट? अब आगे देखते हैं कि यूएसए की समस्याएँ कुछ बता रखी हैं इसमें, तो क्या यूएसए में भी ऐसी कुछ समस्याएँ हैं? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर जो समस्या है वो है काले-गोरे की। देखिए आप सभी जानते होंगे, एक समय ये था, जब मैं 17वीं शताब्दी की बात करूँ या 18वीं शताब्दी की बात करूँ, 17th और 18th सेंचुरी की बात करूँ, तो आप जानते ही हैं लगभग 70% जो वर्ल्ड था, उस समय का 70% वर्ल्ड जो था, वो किसके अंडर आता था? ब्रिटेन के, द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता था। सभी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसी तरह से हमें दिखा था, जो अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो भी हमें दिखता था ब्रिटेन के अंदर आता था, और ब्रिटेन ने क्या किया था, अफ्रीकन जो थे उनको, क्योंकि अफ्रीकन जो हैं वो बाय बिल्ट जो होते हैं वो काफ़ी मस्कुलर होते हैं, तो स्लेवरी के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था जो अफ्रीकन लोग थे, तो काफ़ी अफ्रीकन लोग को अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ ले जाया गया। फिर हम सभी जानते हैं, हर धीरे-धीरे हर देश ने अपनी आज़ादी हासिल करी, वैसे ही अमेरिका ने भी 1776 से अपनी आज़ादी हासिल करी। और उसके बाद हमें दिखता है कि अब क्या है, अमेरिका का जो डेमोग्राफी है, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर हमें कुछ अमेरिकन दिखेंगे, अमेरिकन मतलब वो लोग व्हाइट हैं, गोरे हैं, और कुछ हमें दिखेंगे जो अफ्रीकन हैं, वो काले हैं, ठीक है, ब्लैक। अब जो यहाँ पर जो भेदभाव है, वो भारत की तरह ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन तो नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर चाहे व्हाइट हैं, ब्लैक हैं, वो क्रिश्चियनिटी को ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो भेदभाव हमें दिखता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिखता है? कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है?
तो वहाँ पर अभी भी ये है कि जो काले लोग हैं वो आपके अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। काले लोग जो हैं वो अगर बस में कोई सफ़र कर रहा है, काला आदमी बैठा हुआ है, वैसे ही गोरा आदमी कोई आ रहा है, तो काले आदमी को सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारी स्टोरी हमें आगे दिखती है, ठीक है? फिर आगे चल के हमें दिखता है कि अमेरिका में भी एक मूवमेंट होता है 1950s में। तो इसकी शुरुआत हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है रोसा पार्क, ये शुरुआत इसकी यहीं से होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि होता क्या है कि जो काला व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो अगर बैठी हुई है, उसके सामने कोई गोरा व्यक्ति आ जाए, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो अगर वो आते हैं तो काले वाले को सीट छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दिखता है जो रोज़ा पार्क हैं, जिनका जन्म 1913 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 2005 में। ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है। तो ये क्या हुआ था, ये नहीं उठी अपनी सीट से, ठीक है? तो इन्होंने यही कहा था कि मैं क्यों उठूँ? ठीक है? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी डिग्निटी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे चलकर हमें दिखता है, ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 दिसंबर 1955 का है कि अपनी सीट नहीं छोड़ती हैं ये बस में, ठीक है? तो ये रिफ्यूज़ कर देती हैं, तो यहीं से जो रिफ्यूज़ल है, फिर ये कहीं न कहीं एक मूवमेंट में चेंज हो जाता है। एक तरफ व्हाइट हो जाते हैं, एक तरफ ब्लैक हो जाते हैं। तो यहीं से सिविल राइट मूवमेंट शुरू होते हैं। सिविल राइट मतलब जहाँ पर जो ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जो एक देश के अंदर ही रहता है और ये एक सिविल अधिकारों के बीच में होता है, यानी कि लोगों के अधिकारों में। और यहाँ पर किसके अधिकारों की बात की जा रही है, किसके राइट्स की बात की जा रही है? जो काले लोग हैं, ठीक है? कि समानता मिले उन्हें। गॉट इट? जैसे हम कंपैरिज़न कर सकते हैं भारत में जो दलित वर्ग है और यूएसए का जो ब्लैक पीपल है, राइट? तो यहीं से आप देखेंगे द सिविल राइट एक्ट पास किया गया, ठीक है? यूएसए में एक एक्ट पास किया गया सिविल राइट एक्ट, जिसने कहीं न कहीं हमें दिखता है कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलिजन और नेशनल। अब ज़्यादातर मैंने बताया यहाँ पर काले-गोरे का ही ज़्यादातर डिफरेंस होता था, तो रेस को ज़्यादा टारगेट किया जाता था यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पर रेस ही नहीं, अब यूएसए में रिलीजन के आधार पे भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और नेशनल ओरिजिन के आधार पे भी आप किसी के साथ भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 आपने याद रखना है, राइट? तो इसका जो कहीं न कहीं इस एक्ट को यानी कि इस कानून को बनाने में जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? रोज़ा पार्क्स, शुरुआत इन्होंने करी है रोज़ा पार्क ने, राइट? अब हमें दिखेगा कि अब मैंने अभी फिर अब बताया था आपको ये जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, चाहे ये रंग के आधार पे हों, कलर के आधार पे हों, चाहे वो धर्म के आधार पे हों, ये एक एटीट्यूड में होता है, तो ऑब्वियसली इसमें ईज़िली तो ये रिज़ॉल्व नहीं होते। आज भी हमें दिखता है, जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें दिखता है कि यूएसए में जो ब्लैक पीपल हैं, वो ज़्यादा टेररिस्ट हैं, इस तरह का हमें दिखाया जाता है, ठीक है? तो आज भी हमें दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल। पहले क्या होता था इस एक्ट से पहले 1964 वाले एक्ट से पहले जो काले लोग हैं वो अलग स्कूल में पढ़ते थे और जो गोरे हैं वो अलग स्कूल में, यानी कि जो काले हैं वो छोटे से स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। पर अब क्या है इस एक्ट के बाद चाहे वो गोला गोरा हो चाहे वो काला हो वो एक ही स्कूल में बैठेगा, ठीक है? तो ये बात हमें यहाँ बता रखी है। However, despite this, a majority of African American continues to be among the poorest in the country. फिर भी क्या था, चाहे ये एक्ट पास हो गया, फिर भी हमें दिखता है कि जो अमेरिकन माफ़ कीजिएगा, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी कि जो अफ्रीकन जो अमेरिका में रहते हैं, वो अभी भी दुनिया में जो सबसे गरीब लोग हैं, उनमें से पाए जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके भेदभाव ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि जो अफ्रीकन लोग थे, काले आप देख सकते हैं, जो काली लड़की है उस समय क्या होता था खासकर 1964 से पहले, एक्ट से पहले हमें दिखता है कि वो लोग सिर्फ़ एक गवर्नमेंट स्कूल ही अटेंड कर सकते हैं। और वहीं पर जो गोरी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लोग इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते थे, प्राइवेट स्कूल्स होते थे, जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ होती थी, राइट? इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखता है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इट इज़ अ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप जीते हैं तो वो जीना शर्मशार होता है, ठीक है? ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ये खासकर हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बात बोली है, ठीक है? याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर साहब ने भी ये बात बोली है, अम्बेडकर साहब। आगे दिखता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर ऑफ लाइफ, विदाउट इट मैन इज़ साइफर, ठीक है? अब देखिए एक मैंने फिलॉसफर हैं इमैनुअल कैंट इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे आप पढ़ेंगे इनका, तो इनमें इन्होंने जो इंसान है, इंसान को इन्होंने कहा है कि वो कभी भी मीन ऑफ एंड नहीं होता है, मीन ऑफ एंड नहीं होता है। मीन ऑफ एंड का मतलब होता है ज़रिया, मतलब ज़रिया। जैसे आप क्या करते हैं किसी इंसान का जैसे आपको कोई उससे काम होगा, कोई फ़ायदा होगा तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो इमैनुअल कांट हैं वो कहते हैं जो इंसान होता है वो कभी भी मीन ऑफ एंड नहीं होता, यानी कि वो ज़रिया नहीं होता किसी काम के लिए। इंसान जो है वो एक ऐसा होता है जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इंसान जो होता है उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। रिप्लेसमेंट नहीं होता है। यानी कि इंसान जो है वो हमरे अपने आप में 100% है। अब देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है अगर उसे कुछ हो जाए, अगर उसकी अनफॉर्च्यूनेटली डेथ हो जाए, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? कोई माँ है उसके बच्चे को कुछ हो जाए,
या कोई बच्चे हैं उनके माँ-बाप को कुछ हो जाता है तो क्या उनको उनके दूसरे माँ-बाप मिल जाते हैं? नहीं ना, वही तो नहीं मिलेंगे ना। तो इमैनुअल कांट यहाँ पर कहते हैं कि इंसान जो है उसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि इंसान की अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इमैनुअल कांट भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। ये बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं। कौन? इमैनुअल कांट। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। जब असमानता की जाती है, जब डिसइक्वालिटी की जाती है, तो कहीं न कहीं लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज़। देखो इसमें क्या लिखा है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्वाभिमान के साथ रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना है, तो आपको क्या है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों से लड़ना है आपने, और उन मुसीबतों को फिर लड़ के, उन मुसीबतों से लड़ के आपने उन मुसीबतों को हराकर उसके ऊपर आ जाना है, ठीक है? तभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे गांधी जी देख लीजिए, या भारत की आज़ादी देख लीजिए। पहले आप जानते ही हैं कि अंग्रेज कुछ ऐसा लिखते थे ट्रेन के बाहर की, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरह का आपने देखा था, फिर इसीलिए हमने फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद कहीं न कहीं इन लड़ाइयों के बाद हमें क्या मिलता है, हमारा आज़ाद भारत। और आगे देखिए क्या है, इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीज़लेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। देखो इसमें क्या-क्या है कि हमें अगर शक्तिशाली बनना है, हमें अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, हमें अपने आप को दर्शाना है लोगों के बीच, दुनिया के बीच, तो हमें क्या करना है, कहीं न कहीं निरंतर जो है उसको हमने क्या करना है, स्ट्रगल करना है, संघर्षपूर्ण जीवन जीना है। यानी कि जो आपका स्वाभिमान है वो आपको फ्री में ग्रांटेड नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, इंसान तो एक ना एक दिन मरेगा ही, ठीक है? मैन इज़ मॉर्टल, उसकी तो मृत्यु होनी है। पर ये है कि इंसान का जो जीवन है वो जब तक जीवित है तब तक उसने संघर्ष करते रहना है, और अपने जीवन को एक डिग्निफाई जीवन बनाना है, यानी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर, राइट? ये बात इसमें बताई गई है। अब देखिए बी आर अम्बेडकर की बात देख लेते हैं, कि यहाँ पर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि जो बहादुर आदमी होता है, अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका छीन लिया जाता है, तो उसका जीने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपका जीवन चाहे शॉर्ट हो, पर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बात किसकी है? बी आर अम्बेडकर की, राइट? तो ये बात इसमें बताई गई है। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख लेते हैं, एवरीवन हैज टू डाई सम डेज और द अदर, बट वन हैज रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन enriching the noble ideals and self respect and bettering one's human life। मतलब इसमें कहा है कि सभी को एक दिन मरना है, पर यह है कि हमने क्या करना है, जो भी व्यक्ति है, जो वो जब तक जीता है उसने अपनी डिग्निटी के साथ जीना है, राइट? अब देखिए चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। जैसे मैंने बताया था, लोकतंत्र में काफ़ी कमियाँ होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो राइट साइड आपको पिक्चर दिख रही है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, यानी कि इसमें आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम सभी जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक दिए हैं। तो खासकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 की बात करें, तो यहाँ पर हमें दिखते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी से रिलेटेड है, सारे के सारे हमारे राइट्स। यानी कि हमारे समाज में, भारत के समाज में कहीं न कहीं इक्वालिटी नहीं है, तभी तो ये इक्वालिटी राइट दे रखे हैं। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कि कभी-कभी जो गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी को खुश करने के चक्कर में माइनॉरिटी का कहीं न कहीं शोषण कर बैठते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज़ बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देखिए इसमें बताया गया कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे मैं अगर इंडिया का आपको बताऊँ, तो इंडिया में भी आप देखेंगे, अगर मैं आर्टिकल 352 को पढ़ूँगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी इज़ गिवन, और इमरजेंसी जब लागू होती है तो लोकतंत्र वहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है? जब भी इमरजेंसी लागू होती है। हालाँकि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी हमारा 352 आर्टिकल को एक्टिव नहीं किया जाता है, अर्थात जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो भारत में लोकतंत्र जीवित रहता है, पर कभी युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इमरजेंसी एक्टिवेट हो जाता है। तो यानी कि हम क्या समझा पा रहे हैं कि भारत जो है, जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, उसमें भी इमरजेंसी का प्रावधान यानी कि प्रोविजंस डाले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी देश, इवन इंडिया, इज़ नॉट फुली डेमोक्रेटिक। और आगे देखते हैं, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर द ग्रेटर रिकॉग्निशन। अब इसमें क्या है, ये बात बड़ी अच्छी, राइटर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए इसको ऐसे से समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का बड़ा फायदा होता है। देखिए एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी बात लिखी है। क्या लिखा है, जो हम अभी चर्चा करने वाले। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, डेमोक्रेसी के बहुत सारे, मैंने बताया था, फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती है। उसमें से एक होता है इक्वालिटी, मतलब हर कोई एक दूसरे को इक्वल समझेगा, इक्वल है, ठीक है? सोसाइटी में सब एक दूसरे को समान समझेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं।
बहुत सारी कम्युनिटीज़, अब कम्युनिटीज़ को अगर मैं भारत के हिसाब से देखूँ तो भारत में आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि क्रिश्चियन और उसमें भी आप देखिए जैन, बुद्धिस्ट। तो इस तरह से आपको दिखता है कि भारत में कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं। अब होता क्या है, हर कम्युनिटी चाहती है कि वो क्या करे कि उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए समाज में, वो आगे बढ़ें। तो इस आगे बढ़ने के चक्कर में क्या होता है, ये आपस में कॉम्पीट करने लग जाते हैं। जैसे मैं यहीं पर आपको एक फिलॉसफर का नाम बता रहा हूँ, रूसो। रूसो ने एक अपनी थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बताया है, एक होता है एक्चुअल विल और एक होता है रियल विल। एक्चुअल विल में हमेशा आदमी मेरा-मेरा करता है। मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा हो, मेरा कम्युनिटी आगे बढ़े। और रियल विल में क्या होता है जिसमें वो हमारी बात करता है, हमारा देश, हमारा इस तरह से। पर लोगों में ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, एक्चुअल विल। तो जब कम्युनिटी है, ऑब्वियसली कम्युनिटी जो बनी है वो इंडिविजुअल से बनी है, तो हर इंडिविजुअल में जब ये हो जाता है कि मेरा-मेरा, तो हिंदू बोलेगा कि जो भारत है वो हिंदू का है, मुस्लिम बोलेंगे ये हमारा है, सिख बोलेगा ये हमारा है। इस तरह से आप देखते हैं कि आपस में एक-दूसरे को ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करने के चक्कर में आपस में विवाद होने लगते हैं, राइट? तो इसीलिए क्या है, देयर इज़ ऑलवेज़ कम्युनिटीज़ और कहीं न कहीं ये अपने जो है कि अपने आप को ग्रेटर रिकॉग्निशन के लिए पुश करते रहते हैं और इसकी वजह से क्या होती है, जो इक्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें लिखा है, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट दिस इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। मतलब इसमें बता रखा है कि हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स आने लगेंगे। एज यू रीड दीज चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। यानी कि इसमें जितने भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अभी बता रखा है, मतलब इसमें पूछ रखा है कि आप जरा सोचिएगा कि जो इंसान की जो इक्वालिटी है, ठीक है, क्या उनकी जो इक्वालिटी है वो कहीं न कहीं उनकी जो डिग्निटी होती है, डिग्निटी मतलब जो स्वाभिमान होता है, गौरव होता है, वो मेंटेन रह सकता है? मतलब इक्वालिटी इक्वालिटी और जो डिग्निटी है, डिग्निटी है, जैसे इक्वालिटी को अगर हम बढ़ाएँ, ठीक है? तो क्या डिग्निटी भी बढ़ेगी? डिग्निटी मतलब गौरव। अब देखिए, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया ना, जैसे समझ लीजिए, जैसे इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। यूसीसी की बात हम करें, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, आप जानते ही हैं, सबसे पहला जो स्टेट जो यूसीसी को जिसने लागू किया है, वो है उत्तराखंड। हमारे देश का 27th स्टेट, जो कब बना है? 9 नवंबर 2000 को, राइट? 2000। तो उत्तराखंड जो पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को रिकॉग्नाइज़ किया, यूसीसी लेके आया, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे अब जैसे अगर कोई आदमी है वो शादी करेगा तो वो एक ही करेगा ना, एक आदमी, वन मैन एक ही औरत से शादी कर सकता है, या तो इस औरत को डिवोर्स दे दे या ये औरत की डेथ हो जाए तब वो दूसरी शादी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। बट वहीं पर अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूँ तो एक आदमी 3 शादी कर सकता है, ठीक है? वो 3 शादी कर सकता है। अब क्या है, यूसीसी की वजह से क्या होगा, अब कानून बराबर हो गया तो ये आदमी क्या होगा, ये कहीं न कहीं ये आदमी नाराज़ हो जाएगा क्योंकि इसके धर्म के साथ खेला जा रहा है। हालाँकि इसमें इक्वालिटी की बात की जा रही है। अगर ये रूल है कि एक आदमी एक ही शादी करेगा तो इन चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, कोई भी है, उनके लिए जो रूल होगा वो एक ही होगा, तो इक्वालिटी आनी चाहिए। पर होता क्या है रियलिटी में, जो ये आदमी है, जो मुस्लिम वर्ग का है, वो सोचेगा कि ये कानून जो है मेरे धर्म के अगेंस्ट आ रहा है। जब मेरा धर्म जो है, वहाँ पर 3 शादियाँ जायज़ बताई गई हैं, ऑथेंटिक बताई गई है, तो ये यूसीसी मेरे अगेंस्ट आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये सोचता है कि इसकी डिग्निटी, जो इसका गौरव है, वो छीना गया है। तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आता है कि कहीं न कहीं फिर ये इक्वालिटी तो हासिल नहीं होती है, ये कहीं न कहीं इक्वालिटी में और ज़्यादा गैप आ जाता है। यानी कि हिंदू-मुस्लिम के बीच एक तकरार शुरू हो जाती है, जो हमें दिख रहा है आजकल, राइट? तो कहने का ये मतलब है कि बड़ा चैलेंजिंग है ये, 1 सेकंड, बड़ा चैलेंजिंग है ये कि भैया इक्वालिटी भी मेंटेन करनी है और लोगों की डिग्निटी भी मेंटेन करनी है। तो राज्य जो, यानी कि स्टेट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब जो कंट्रोल करता है इंडिया में, इसके साथ बड़ा चैलेंज है कि कैसे ये इक्वालिटी और डिग्निटी को मेंटेन करें। क्योंकि अगर ये इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारी डिग्निटी हैम्पर हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जिस वजह से क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, उसकी वजह से इक्वालिटी भी हैम्पर हो जाती है। तो आप समझ पाए होंगे, बड़ी खास बात करी है राइटर साहब ने। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी जो मैंने बताया है, और ये आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट था, ठीक है? और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और ऐसे को लिंक करता रहूँगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, राइट?
तो कोई भी क्वेश्चन होता है, नीचे जो लिंक है उसमें आप देख रहे होंगे जो स्क्रॉल हो रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पर आप जो स्क्रॉलिंग है वहाँ पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? चलिए फिर जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट।